आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा चैनल पे स्ट्राइक आ गया था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। हालांकि मैंने वीडियो की वॉइस ओवर पहले से ही कर रखी है और मैंने अपने बैकअप चैनल को डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, साथ में अपने कमेंट को ही कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। तो आप वहाँ से जाके मेरे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कभी मेरा चैनल डिलीट हो जाता है तो मैं अपने सारी वीडियोज़ को उसी चैनल पर अपलोड करे करूँगा। तो लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जिन्वू फाइनली अपने डैड से मिल ही चुका होता है और वो उनसे पूछ रहा होता है कि आखिर 10 साल पहले आप हम सबको छोड़कर क्यों चले गए थे। जिस पे कि यहाँ पर जिन्वू के डैड उसको सारी कहानी बता रहे होते हैं कि कैसे 10 साल पहले जब टेंजिन खुलना स्टार्ट हुए थे तब उन्हें एक रेड पर जाना पड़ गया था और वो गलती से उसी टेंजिन के अंदर फंस गए थे और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। मगर तभी तभी उनके सामने अचानक से रूलर्स आ गए और उन्होंने उनको ऑप्शन दिया कि अगर वो उनके वैसल बनने को तैयार है और उनका दिया हुआ काम करेंगे तो वो उन्हें अपनी पावर देंगे, जिसके मदद से कि वो वहाँ पर सरवाइव कर सकेंगे। जिस पर कि यहाँ पर जिन्वू के डैड राजी हो जाते हैं और वो उसे काम देते हैं कि उसे शैडो मोनार्च को दुनिया में आने से रोकना होगा। मगर जिन्वू के डैड अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, उन्होंने मेरे को काम तो दिया था, लेकिन आखिर मैं उस काम को कैसे कर सकता था, क्योंकि शैडो मोनार्क तो तुम्हारा ही अंदर था और आखिर मैं अपने बेटे को ही कैसे मार सकता था और मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन तभी ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट ने एक नया ऑर्डर दिया। उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया कि अब मुझे शैडो ऑफ मोनार्च को मारना नहीं है, बल्कि मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है। शायद उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अब शैडो ऑफ मोनार्च उनकी तरफ ही है। और देखो जरा, मैंने अपनी दूसरे ऑर्डर को बहुत ही अच्छे से पूरा करा। मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करी। और ऐसा बोलते ही वहां पर उनकी बॉडी धीरे धीरे करके गायब हो रही होती है, जिस पर कि जिन्वू उसे देखकर उन्हें बोलता है, आखिर आपको क्या हो रहा है डैड, कहीं आप हमें फिर से वैसे ही तो छोड़कर नहीं जाने वाले हैं जैसे 10 साल पहले चले गए थे। और जिन्वू को इस तरीके से बोलता हुआ देखकर जिन्वू के डैड बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू भी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। तभी वहां पर जिन्वू के डैड खड़े होते हैं और उसको गले लगा लेते हैं और जिन्वू को बोलते हैं, मेरा यहाँ पर काम खत्म हो चुका है और शायद मेरा टाइम भी पूरा हो चुका है। और देखो ना, मुझे रूलर्स ने एक दूसरा मौका दिया था कि मैं तुमसे मिल सकूं। जिस पर कि जिन्वू बोलता है, क्या ये उनकी पावर की वजह से हो रहा है या फिर उनकी वजह से हो रहा है। जिस पर यहाँ पर जिन्वू के डैड बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम उनको बुरा मत समझो। आखिर उनकी पावर की मदद से ही तो मेरे को दोबारा चांस मिला। मैं 10 साल तक उस टेंजिन के अंदर सरवाइव कर पाया और देखो मेरे को दोबारा चांस मिला कि मैं अपने बेटे को गले लगा सकूं। और देखो जरा मुझे, मैं बहुत खुद नसीब हूँ कि आखिर मैं तुम्हारे कंधे पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँ। और ऐसा बोलते ही उनकी बॉडी वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और अपने डैड को इस तरीके से अपने कंधे में अपने हाथों पे मरता हुआ देखकर जिन्वू बहुत ज़्यादा गुस्से में, साथ ही में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते हुए वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है, रोर करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम को भी ये बात फील होने लग जाती है और वो रोते हुए जिन्हा से बोलती है, शायद अब टाइम आ चुका है कि अब हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। और जिन्वू यहाँ पर अभी भी रोर कर रहा होता है और उसके रोर करने की आवाज़ पूरे सियोल में फैल चुकी होती है। यहाँ पर जिन्वू आसमान की तरफ देखता हुआ उन सभी मोनार्कों से बोल रहा होता है, इन सब के जिम्मेदार सिर्फ बस तुम ही लोग हो और तुम सब लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। क्योंकि जिन्वू यहाँ पर अब पूरी तरीके से शैडो मोनार्क बन चुका है, तो उसके चिल्लाने की आवाज़ हेवन से लेके हेल तक हर जगह सुनाई दे रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी न्यूज़ चैनल वालों का हेलीकॉप्टर ऊपर में उड़ रहा होता है, जो कि वहाँ पर उन सबको सारी खबर दे रहा होता है कि कैसे सिविलियंस को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। और वो ये भी बताते हैं कि थॉमस आंद्रे अब पूरी तरीके से सही है। यहाँ पे हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है कि यहाँ पर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्डिंग वगैरह थी सभी बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू भी अपने घर पहुंच चुका होता है, जहाँ पर कि जिन्हा और उसकी मामू से गले लगाकर बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर चोय और व्हाइट टाइगर गिल्ड मास्टर दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर उस लड़ाई से रिलेटेड ही बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हेलीकॉप्टर में मिस्टर वू को दिखाया जाता है, जो कि अब चेयरमैन बन चुके होते हैं। और यहाँ पे मिस्टर वोंग सियोल की इतनी बुरी हालत देखकर थोड़ा सा तो परेशान होते हैं, लेकिन साथ ही में सोच रहे होते हैं फाइनली ये सब खत्म हो चुका है। उन सारे मॉन्स्टर को जिन्वू ने मार दिया है। साथ ही में उस आइस मॉन्स्टर के बारे में सोचकर यहाँ पे मिस्टर वू को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है, जहाँ पर कि जिन्वू ने उन्हें बोला था कि जिसने भी मिस्टर गनहिनु को मारा है उसको वो अपने हाथों से मारेगा। जिस पर कि यहाँ पर मिस्टर वू थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं।
मिस्टर वू यहाँ पर रोते हुए जिनवू को शुक्रिया बोल रहे होते हैं क्योंकि उसने आज तक मिस्टर गनिनू और उनके लिए बहुत कुछ करा है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेस्क्यू टीम को दिखाया जाता है जो कि अभी भी लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। साथ ही वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंगों की हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब है, ये तो बहुत ही ज़्यादा टूट फूट चुकी है, यहाँ पर शोल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है। लेकिन अभी असली प्रॉब्लम तो अब शुरू ही होने वाली है क्योंकि उस टेंजिन के गेट में हलचल स्टार्ट हो चुकी होती है क्योंकि उसमें से जो माना एनर्जी निकल रही होती है उसका ऑरा धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा होता है। तब यहाँ पर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि पूरी दुनिया से सारे हंटर्स आए हुए होते हैं। वहीं हमें चाइना का नेशनल लेवल का हंटर दिखाया जाता है लियू, जो कि ये सोच रहा होता है मैंने सोचा नहीं था ये गेट इतना बड़ा होगा। और इस गेट को देखकर और इसकी माना एनर्जी को देखकर तो ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर पूरी दुनिया के हंटर भी आ जाएंगे, तब भी यहाँ पर इसमें से बीस्ट को जो निकलने वाले हैं उनको रोक भी पाएंगे। वहीं पर थॉमस आंद्रे भी उसी गेट को देख रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर इसमें से किस तरीके के मॉन्स्टर बाहर निकलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ में मिस्टर वू को दिखाया जाता है जो कि सारे हंटरों को लेकर आ चुके होते हैं और वो भी मन ही मन सोच रहे होते हैं मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा हंटर पूरी दुनिया के हंटरों को कभी भी एक साथ आता हुआ नहीं देखा है, और ऐसा हो भी क्यों ना, ये गेट इतना बड़ा है ही। वहीं पर हमें दूसरी तरफ आगे वहाँ पर संग जिन्वू को दिखाया जाता है जिसको देखकर चाहन बोलती है तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुम्हें कभी इतना नर्वस नहीं देखा है। जिस पर कि जिन्वू बोलता है क्या मैं और नर्वस, ऐसा नहीं है, जरा तुम उस गेट की तरफ देखो एक बार। और यहाँ पर हमें उस गेट की तरफ देखकर पता चलता है कि उसमें ऑलरेडी दरारें आना स्टार्ट हो चुकी होती है जिसको देखकर सारे हंटर बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाते हैं। हालांकि वो थोड़े से डरे हुए होते हैं और बहुत ही लोग चिल्ला रहे होते हैं कि अब फाइट के लिए स्टार्ट हो जाओ। तभी उसमें से कुछ मॉन्स्टर धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगते हैं और वो कोई छोटे मोटे मॉन्स्टर नहीं होते हैं, वहां पर वो पूरी आर्मी होती है। उस पोर्टल के अंदर में से कामिस जैसे बड़े बड़े ड्रैगन, साथ में ही कामिस या फिर जाइंट मॉन्स्टर जितने बड़े बड़े बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं जिसको देखकर जिन्वू एक मिनट के लिए तो शॉक हो जाता है क्योंकि ये सारे मॉन्स्टर बिल्कुल एक शैडो की तरह लग रहे होते हैं और वो थोड़ा सा शॉक में होता है कहीं ये शैडो आर्मी तो नहीं है। तभी वहां पर सारे हंटर्स वहां पर उन सभी मॉन्स्टर को देखकर घबरा तो चुके ही होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हंटर जो लीडर होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं सभी लोग जल्दी से इन पर अटैक करो। और जैसे ही वो लोग सभी अटैक करने के लिए तैयार होते हैं अभी यहाँ पर अचानक से एक आवाज गूंजती है कोई भी नहीं हिलेगा, ना ही कोई अटैक करेगा। और ये बात सुनकर वहाँ पे कोई भी मूव नहीं करता है और यहाँ तभी वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक कमांड जिन्वू ने दी होती है। तभी मिस्टर वू उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं आखिर तुमने बाकी सबको रोका क्यों है। यहाँ पर जिन्वू मिस्टर वू के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी यहाँ पर उन सभी मॉन्स्टरों का लीडर नीचे उतरता है और वो जिन्वू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है जिस पर कि यहाँ पर मिस्टर चोए चोंग यहाँ पर सोच रहे होते हैं आखिर जिन्वू के दिमाग में चल क्या रहा है, कहीं वो इनसे अकेले लड़ने की तो नहीं सोच रहा है, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है। तभी यहाँ पर हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे कर उसके आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, बाकी सारे हंटर और थॉमस आंद्रे भी इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एक दो मॉन्स्टर नहीं है बल्कि मिलियंस की रेंज में मॉन्स्टर है। और ये जितने भी मॉन्स्टर है इनमें से हर कोई एक एस रैंक के हंटर या फिर नेशनल लेवल के हंटर के जितना ताकतवर है, क्योंकि इसमें से आधे ज्यादा तो ड्रैगन है जो कि कामिस जितने बड़े हैं। और यहीं पर वो मॉन्स्टरों का लीडर और जिन्वू दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में बस सन्नाटा होता है और वो दोनों एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं। मगर तभी अचानक से वहां पर वो नील डाउन कर देता है और उसके झुकते ही वहां पर उसके पावर के प्रेशर से वहां के धरती के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां पर भूकंप आ गया हो। तभी वहां पर जिन्वू के सामने झुकता हुआ कहता है मैं ग्रैंड मार्शल बिलियन हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेरे किंग, और मुझे पूरा विश्वास है ये आप ही है एशबॉर्न द रियल साइड ऑफ मोनार्च। और यहाँ पर उसके झुकते ही वहाँ पर जितने भी शैडो सोल्जर्स होते हैं वो करीब 1 मिलियन और उससे ज़्यादा कुछ होते हैं, वो सभी जिन्वू के सामने नील डाउन कर देते हैं। और वहाँ पर 3 बड़े बड़े कामिस जैसे ड्रैगन भी होते हैं और उन सबको इस तरीके से झुका हुआ देखकर वहाँ पर मिस्टर वू और बाकी के सारे हंटरों की हालत तो लगभग खराब ही हो जाती है। और यहाँ पर थॉमस आंद्रे बहुत ज़्यादा शौक में होता है और वह लिनेट से पूछता है क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, क्या तुम भी यही देख रहे हो, जिसपे कि वो थोड़ा घबराया हुआ होता है। लेनड वहाँ पे घबराते हुए थॉमस आंद्रे से बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये खतरनाक आर्मी क्या जिन्वू की है, और ये सच में इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। थॉमस कहता है ये सारी आर्मी ये तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है, अगर इन सबको खुला छोड़ दिया जाए तो ये पूरे प्लेनेट को अकेले ही तबाह कर सकते हैं।
यहाँ पे जिन्वो भी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा शॉक में हो जाता है और कहता है तो यही है असली आर्मी ऐश बॉर्न की, जिसे मैंने अपनी मेमोरी में देखा था कार्टिन एंड टेम्पल के अंदर। और यहाँ पर वो उन सभी आर्मी को अपने अंदर समा लेता है, जैसे कि वो इग्रिस और बेरो इन सबको अपने शैडो के अंदर रखता है, वैसे ही उन सभी आर्मी को भी अपने अंदर रख लेता है। तभी यहाँ पर हमें एंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पर बस हर कोई सांग जिन्वो के बारे में ही बात कर रहा होता है। वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि फेडरल ब्यूरो वालों ने हमसे ये बात मांगी है, हमसे ये बारे में पूछा है कि आखिर सांग जिन्वो इस वक्त कहाँ पर है। हर कोई बस डरा हुआ है और सभी लोग बस यही बातें कर रहे होते हैं, क्या हमें सांग जिन्वो को खुला छोड़ देना चाहिए। इतनी सादा शैडो आर्मी के साथ तो वो एक किसी भी प्लेनेट को आसानी से तबाह कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोग कहते हैं आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, हाँ तुम बताओ, आखिर हम उसको कैद भी तो नहीं कर सकते हैं, उसके पास इतनी आर्मी है, अगर पूरी दुनिया की आर्मी को भी मिला दिया जाए तब भी वो उसके सामने छोटी ही लगेगी। जिस पर कि यहाँ पर मिस्टर वू कहता है ऐसा ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि सांग जिन्वो गायब हो गया है, अक्सर ऐसा होता है, वो किसी भी लड़ाई के बाद कुछ दिनों के लिए कहीं पर गायब हो जाता है और फिर अपने आप ही वापस आ जाता है, तो हमें इस बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसपे कि वहां पर सामने बैठा हुआ इंसान मिस्टर वू से कहता है आखिर इसी समय जिन्वो की आर्मी को आना था। जिसपे कि यहाँ पर मिस्टर वू थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलते हैं तुम्हारा आखिर मतलब क्या है, तुम क्या चाहते थे, वहां से कोई बड़े बड़े मॉन्स्टर बाहर निकले हैं और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर वहां से जिन्वो की आर्मी के बजाय कोई मॉन्स्टर बाहर आती तो शायद हम यहाँ पर बैठ के मीटिंग नहीं कर रहे होते, अभी तक तो हम शायद मर चुके होते। और यहाँ पे मिस्टर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है वहां से करीब मिलियंस की करीब की आर्मी निकली थी और उन सबको जिन्वो ने अपनी शैडो में एब्जॉर्व कर लिया। किसने ये बात सोची होगी, हालांकि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें बस सांग जिन्वो पर भरोसा रखना ही होगा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और तभी वहां पर मीटिंग खत्म हो जाती है और मिस्टर वू वहां पर विंडो के सामने जाकर, जहां पर अक्सर गन इनू अक्सर वहां पर खड़े होकर कुछ ना कुछ सोच रहे होते थे, मिस्टर वू भी वहीं पर खड़े होकर सोच रहा होता है आखिर इस वक्त सांग जिन्वो जिन्वो इस वक्त कहाँ पर होगा। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें खुले मैदान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिन्वो अपने ही एक बीस्ट मतलब शैडो के ऊपर जाइंट शैडो मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा होता है और नीचे में दिखाई जाती है कि उसकी आर्मी शैडो आर्मी आपस में लड़ाई कर रही होती है। और बेलियन वहां पर जिन्वो के बगल में ही खड़ा होता है और वो बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके से सारे शैडोज को आपस में लड़वाओगे। जिस पे कि जिन्वो कहता है हाँ क्योंकि वो मरने वाले नहीं है और ये सभी सोल्जर मेरे लिए बिल्कुल नए हैं, तो मैं बस इनकी एबिलिटी चेक करना चाहता हूँ कि कौन से शैडो के पास कौन सी एबिलिटी है। तभी वहां पर पीछे से बेरू आता है और बेरू यहाँ पर थोड़ा सा हकलाते हुए मतलब थोड़ा सा वो इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा होता है, इस वजह से थोड़ा सा हकलाते हुए जिन्वो से कहता है मैं बिलियन को एक ड्यूल फाइट में 1-1 फाइट में चैलेंज करना चाहता हूँ, मैं उसके ग्रैंड मार्शल के पोस्ट के लिए उसको चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर वो हार गया तो मैं उसकी ग्रैंड मार्शल की पोस्ट को ले लूँगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो आपके बगल में खड़ा है और मैं नहीं हूँ। तभी वो वहाँ पर बेलियन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसको चैलेंज करता है फाइट के लिए। बेरू की ये बात सुनकर वहां पर जिन्वो थोड़ा सा तो शौक होता है, वो सोच रहा होता है कि ये करना ऐसा क्यों चाह रहा है, लेकिन फिर भी बाद में हाँ कर देता है। वो सोचता है इसी बहाने मुझे बेलियन की फाइट देखने को भी मिल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि वो किस तरह के उसके पास पावर है। तभी यहाँ पर उन्हें दोनों को मैदान में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बेरू रोर करता है और उसकी चीखने की आवाज से सारे शैडोज वहाँ पे 1-2 मिनट के लिए कांपने लगते हैं। तभी वहाँ पर बेलियन भी अपनी बड़ी सी तलवार को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर जिन्वो उसकी बड़ी सी तलवार को देखकर बोलता है, इसकी तलवार को देखकर और इसके साइज को देखकर तो ऐसा लगता है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा, कॉम्बैट स्टाइल का हंटर ये या फिर उस टाइप का ही कुछ मॉन्स्टर होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये बेरू को हरा पाएगा। शायद इसकी स्पीड इसकी कम होगी बेरू से और शायद यहाँ पे बेरू को इसका एडवांटेज मिल सकता है। और तभी यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और बेरू रोर करता हुआ बड़ी तेजी से बेलियन के सामने वहाँ पर उसको ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। यहाँ पर जिन्वो अपने मन ही मन में कैलकुलेशन कर ही रहा होता है, बस उतनी देर में बेलियन अपनी बड़ी सी तलवार को एक चाबुक की तरह वहां पर फैला देता है और वो इतनी लंबी हो जाती है और वो उसी तलवार से बेरू को जकड़ लेता है, जिसकी वजह से कि बेरू बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है और वो बस दर्द में उसी तलवार के बीच में चिल्ला रहा होता है। और ये देख करते यहाँ पर जिन्वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचता है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा तेज होगा, मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और यहाँ पे पलक झपकते ही फाइट खत्म हो चुकी होती है, जिस पर कि जिन्वो यहाँ पर सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मेरे पास एक इतना ज़्यादा ताकतवर शैडो आर्मी भी आ गई है, साथ में ये इतना ज़्यादा ताकतवर एक ग्रैंड मार्शल भी आ गया है। और हालांकि वो ग्रैंड मार्शल है तो उसे इतना ताकतवर तो होना ही था।
और मगर तभी वहाँ पर जिन्वू फिर से अपने कैलकुलेशन अपनी बातों में ही लगा हुआ ही होता है कि बस उतने में ही बेरू मौका देखते ही वहाँ पे बेलियन के ऊपर अटैक कर देता है। और ये चीज़ देखकर तो बेलियन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि चाइना का वो 5 स्टार या 7 स्टार हंटर जो भी होता है, एक नेशन लेवल का हंटर लीव, वो वहाँ पर दिखाया जाता है जो कि रिपोर्टरों से बात कर रहा होता है। वहाँ पर वो रिपोर्टर हंटर से बहुत ही अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा होता है। वो उससे बोल रहा होता है, आखिर आप कोरिया की मदद करने क्यों गए थे? लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, जिसपे कि यहाँ पर वो हंटर लियो उससे बोलता है। जो भी लोग इस बारे में बोल रहे हैं वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ होता है, चिढ़ते हुए ही जवाब देता है। कहता है जिन लोगों को भी इससे प्रॉब्लम है उनसे कह दो कि वो जाके क्यों ना खुद ही उन मॉन्स्टरों से फाइट कर लें। और वैसे भी आप सभी लोग क्या चाह रहे थे कि उस वहाँ से उस गेट में से कौन बाहर आए? जिन्वू की आर्मी बाहर आई है, तो ये तो अच्छी बात है ना कि हमें वहाँ पर मॉन्स्टरों का फाइट करना नहीं हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरिया के ठीक ऊपर चाइना है और कोरिया को तबाह करने के बाद वो सीधा चाइना में ही आते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस आर्मी को, जिस मॉन्स्टर को सांग जिन्वू ना हरा पाए, मैं भी उसको हरा नहीं सकता हूँ। और बस मैं इसीलिए वहाँ पर कोरिया में सांग जिन्वू की मदद करने गया था, वहाँ पर कोरिया की मदद करने नहीं गया था। और मैं दोबारा से ही बात बोलता हूँ, जिन लोगों को वहाँ पर प्रॉब्लम है क्यों ना उनसे कह दो कि वो खुद ही जाके मॉन्स्टर से फाइट कर लें। और वो वहाँ पर रिपोर्टरों से बात कर ही रहा होता है, मगर तभी तभी अचानक से वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और यहाँ पर हमें बाकी सब लोगों की आंखों में वो डर दिखाया जाता है। यहाँ पर उस हंटर की भी आंखें, लियो की आंखें भी बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई होती है। और हमें आसमान में दिखाया जाता है, वहाँ पर भी सेम एक बहुत बड़ा गेट ओपन हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। उसमें से बहुत ज़्यादा खतरनाक माना एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तभी वहां से सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी जगह दिखाया जाता है जहां पर कि एक मोनार्क किसी बंदे से बोल रहा होता है कि शैडो मोनार्क ने हम सभी लोगों को धोखा दे दिया है। और यहाँ पर वो बोल रहा होता है, मुझे मुझे इस बारे में पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अब क्योंकि उसने हमको धोखा दे ही दिया है तो अब मैं उससे खुद अकेले डील करूंगा। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन अंतारिस होता है। और उसके ऐसा बोलते ही वहां से पीछे से 2-3 ड्रैगन बाहर निकलते हैं और उसके पंजे बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं। जिन के पास जो शैडो वो ड्रैगन आए थे उनसे भी काफ़ी ज़्यादा बड़े और ताकतवर लगते हैं। और वो अपनी आर्मी से कहता है, तो फाइट के लिए क्या तुम सभी लोग तैयार हो? और बस यहीं पर हमारे इस एपिसोड की भी एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।